हम ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मुझे ये देखना है कि एक मैं फैक्ट्री में गई एंड देन वी वांट टू फाइंड आउट दैट दी how many number of balls are produced daily in that factory. That is a finite population because I can count. However, अगर मुझे कोई ये कहे कि जी मुझे एक फेयर कॉइन दिया गया है, अच्छा फेयर कॉइन का मतलब ये है कि जब मैं उसको फेयर मतलब उस कॉइन को मैं हवा में उसको मैं उछालूं देन 50% प्रोबेबिलिटी ये होगी कि हेड आएगा और 50% चांसेस ये होंगे कि इसके टेल आएगा। तो आउटकम जो होंगे उसके 50-50% चांसेस हैं। उसको मैं जब इनफाइनाइट टाइम मतलब सक्सेसिव प्रोसेस करती रहूं, एक टॉस किया फिर उसके बाद दूसरा टॉस किया फिर तीसरा टॉस किया, तो हाउ लॉन्ग वो एक जो वो पॉपुलेशन जो मेरे पास आएगी वो इनफाइनाइट पॉपुलेशन आएगी। समथिंग दैट यू कैन काउंट is a finite population, something that you cannot, like it's impractical to count again, is infinite population. अच्छा ये यहाँ पे एक फिगर मैंने कहीं से ली थी, मुझे यहाँ पे रेफरेंस डालना चाहिए था, मैं भूल गई, लेकिन I think this figure will will explain you the concept. So the population is this entire world, is the entire group. एंड पॉपुलेशन का जो मीन होता है हम उसे ग्रीक लेटर म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और वी टेक द सैंपल इज अ सबसेट ऑफ दैट पॉपुलेशन, द सैंपल इज टेकन आउट ऑफ दैट पॉपुलेशन और उसको हम उसका जो मीन है हम ये लेटर एक्स विद सबस्क्रिप्ट पार जो है उससे एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा स्लाइड शो क्लियर नहीं है? ओके सो let me do this. So this is what now. Can you see this picture? ये नजर आ रही है आपको? Hello? Okay, thank you. So मैं ये अब बताना चाह रही थी इस पिक्चर के थ्रू कि this is how we define population and sample. Population is this entire group. अब ये कुछ भी हो सकता है, ये पूरी दुनिया भी हो सकती है, ये पूरा पाकिस्तान भी हो सकता है, ये पूरी स्पार्को भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ डू यू डिफाइन योर प्रॉब्लम या पॉपुलेशन आप डेटा किस बारे में कलेक्ट करना चाह रहे हैं। एंड द सबसेट ऑफ दैट डेटा, अ सबसेट ऑफ दैट पॉपुलेशन इज द सैंपल। एक छोटा सा एग्जांपल, एज आई सेड दैट इट्स इम्पॉसिबल, इम्प्रैक्टिकल टू कलेक्ट द पॉपुलेशन। इम्पॉसिबल इसलिए हम कहते हैं क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, फाइनेंसेस नहीं होते, बजट नहीं होता, टाइम नहीं होता, और फिर आपको ज़रूरत क्या है। अगर आप एक प्रॉपरली डिफाइंड वे में सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं तो उस सैंपल जो होता है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है पॉपुलेशन का, और हमारा अजम्पशन हमेशा यही होता है कि सैंपल का जो मीन है, जो एवरेज हमने सैंपल में से निकाला है, वो मीन पॉपुलेशन का मीन है। सो जैसे मैंने कहा कि अगर मुझे एवरेज हाइट मैन पॉपुलेशन, मेल पॉपुलेशन की पाकिस्तान में अगर मुझे एवरेज हाइट लेनी है, सो आई एम नॉट गोइंग डोर टू डोर, एक एक के घर पे जाके या हर एक को मैं उनकी हाइट का मेजरमेंट लूंगी। दैट इज द पॉपुलेशन। व्हाट आई विल डू इज ईदर आई विल रैंडमली सेलेक्ट द डेटा। अब फिर मुझे ये सोचना होगा कि जी हाँ यहाँ पे बिकॉज के रीजन के हिसाब से, वेट के हिसाब से, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस चीज को इन्फ्लुएंस करते हैं, हाइट्स वेरी करती हैं। सो आई विल पिक few people, few male, few men out of all those different localities, belonging to different regions, having different weight, etc. और फिर मैं उनका एक एवरेज वेट हाइट निकालूंगी और मैं कहूँ कि जी पाकिस्तान में मर्दों की एवरेज हाइट ये होती है। That will represent the average height of man in Pakistan. Similarly, अगर मुझे स्पीड देखनी है कि जी व्हीकल की कराची में स्पीड क्या होती है, तो अब कराची में व्हीकल की स्पीड इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू कलेक्ट दैट डेटा, जितना ट्रैफिक है वहाँ पे और जितना बड़ा शहर है। सो व्हाट वुड वी डू? वी विल सेलेक्ट सम सेक्शंस अलोंग सम रोडवेज। तो जो बड़े रोड्स हैं या छोटे रोड्स हैं, हमने कुछ सेक्शंस उनके सेलेक्ट कर लेंगे और फिर हम वहाँ पे जाके स्पीड्स लेंगे और हम कहेंगे कि जी ये रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन जो है उस कराची की जो व्हीकल्स
वहाँ पे होती है, ट्रैफिक है, ये सैंपल उसको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगेन वो सैंपल मुझे बहुत वाइजली सिलेक्ट करना पड़ेगा सो दैट इट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। एंड द अदर इज द मीडियन हाउस होल्ड इनकम। यहाँ पे सेंसस डेटा होता है, ऑफ कोर्स पाकिस्तान में भी होता है। हेलो, यस, yeah, please, do you have a question? Hello? Okay. Okay, good question. अच्छा, size of the sample again इसके लिए एक equation है। आपने, अच्छा, मैं इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेती हूँ और फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको वो इक्वेशन दिखाऊंगी। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, आई एम ग्लैड यू आस्क्ड इट। साइज ऑफ द सैंपल, साइज ऑफ द सैंपल जो है डिपेंडिंग अपॉन कि हम, अच्छा, इसमें भी मुख्तलिफ चीज़ें काउंट करती हैं कि आप आपका एवरेज क्या है, उसमें वेरिएंस क्या है, डिविएशन कितना है, इन सबको आप सामने रखते हुए साइज पॉपुलेशन का निकालते हैं। तो जितना ज़्यादा डिविएशन होता है, फॉर एग्जांपल, अच्छा, फिर प्रॉब्लम को भी आप डिफाइन कर दें कि आपका प्रॉब्लम क्या है, मतलब क्या आप, मतलब किस तरह से उस प्रॉब्लम को आप डिफाइन कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने जब अपने डिसर्टेशन के लिए डेटा कलेक्ट किया था, तो उसमें यहाँ पे एक एवरेज ये बताया जाता है मुख्तलिफ ट्रायल्स के बेसिस पे, मुख्तलिफ स्टडीज़ के बेसिस पे, कि जी जब आप ट्रैफिक की स्पीड या उसका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो ऑफकोर्स सैंपल जितना ज़्यादा होगा उतना बेहतर होगा। लेकिन अगर इट्स नॉट पॉसिबल तो एटलीस्ट ऐसा है कि आप मोर देन 30 डेटा पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। यूजुअली ये कहते हैं कि मोर देन 30 डेटा पॉइंट्स जो होते हैं वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं। हम अपने नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह लेक्चर में जो है वो डिस्ट्रीब्यूशंस देखेंगे, फ्रीक्वेंसीज देखेंगे, तो हम देखेंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। तो अगेन इसके अंदर फिर दो चीज़ें होती है, एक हम कहते हैं पैरामीट्रिक सेट ऑफ डेटा, एक हम कहते हैं नॉन पैरामीट्रिक सेट ऑफ डेटा। पैरामीट्रिक वो होता है जहाँ पे हमारे पास एक लार्ज सैंपल होता है, तो उसमें हमें एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मिलती है डेटा की। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो जब हम गाउसियन, और जब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे किस तरह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं। तो और उसकी इक्वेशन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि हम किस तरह से मुख्तलिफ फैक्टर्स पे डिपेंड करके, मुख्तलिफ फैक्टर्स पे बेस करके सैंपल साइज लेते हैं। Did I answer your question? Of course I did not, but I'm going to inshallah. लेकिन ये कि there is an equation, there are different methods to find out the sample size which is needed for a particular problem. Okay. So now going to the next, now variables. So what is a variable? Anything, अगर मैं उसको आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो anything that varies, जो चीज़ जिसकी कोई हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं जिस किसी को भी, वो वेरिएबल है। सो वेरिएबल को हम लिखते कैसे हैं? A B C D E F G H, कोई भी आप अल्फाबेट यूज कर सकते हैं उस वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। सो अगेन मैं ये कहूँ कि जी इनकम, हाउस होल्ड इनकम जो है वो वेरिएबल है बिकॉज इट वेरीज फ्रॉम हाउस टू होम। और फिर ये कहूँ कि जी हाइट वेरिएबल है बिकॉज फॉर एवरी इंडिविजुअल हाइट जो होती है वो डिफरेंट होती है। लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी दैट इट शुड वेरी। आप इसमें डेफिनेशन में आगे देखेंगे कि एक वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल है, इसकी कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जब हम रिग्रेशन मॉडल डेवलप करेंगे इंशाल्लाह अपनी लास्ट क्लास के अंदर, तो आप ये देखेंगे कि उसमें हम कांस्टेंट्स, हमारे मॉडल के अंदर कांस्टेंट्स भी होते हैं। अब वो कांस्टेंट्स क्या डिफाइन करते हैं कि जी अगर आपका जो भी वेरिएबल है आप उसको मतलब आप उसको बदल रहे हैं तो किस हिसाब से फर्क पड़ रहा है। तो कांस्टेंट की वैल्यू एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए उस वेरिएबल की वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट रहती है, वो बदलती नहीं है चीज़ों के साथ। या अगर हम दूसरे वेरिएबल को या कोई और फैक्टर है उसको हम बदलें तो वो चीज़ बदलेगी, वो पर्टिकुलर नंबर चेंज नहीं होगा, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट वैल्यू। और अब जब हम अपना इंशाल्लाह रिग्रेशन मॉडल डेवलप करेंगे तो आप देखेंगे किस तरह से हम उसको रीड भी करेंगे कि किस तरह से कांस्टेंट वैल्यूज जो है वो आपको बताती हैं कि अगर एक फैक्टर को मैं ऊपर नीचे करती हूँ तो उसके ऊपर नीचे करने से मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या फर्क पड़ता है।
आई एम नॉट श्योर कि मैंने यहाँ पे मुझे, अच्छा ठीक है मैं आपको बता दूंगी, मैंने इसमें स्लाइड ऐड करना भूल गई। मैं आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी बताऊंगी कि क्या होता है। अच्छा, if a variable can assume any value between two given values is called a continuous variable, otherwise it's called a discrete value. So for example, अब ये ऐसा होता है कि हम मेरे पास 0, फॉर एग्जांपल मेरे पास 0 to 10 नंबर्स हैं। अब इसके बीच में अगर कोई वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि अगेन हाइट ऑफ पीपल और हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, मैंने आपको जो एक 2 डेटा सेट भेजे उसमें क्या स्टूडेंट्स की हाइट क्या है क्लास में, दैट इज कंटिन्यूअस वेरिएबल बिकॉज केस में ये होल नंबर भी हो सकता है, ये फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो एनीथिंग दैट कैन टेक एनी वैल्यू इट्स कॉल्ड continuous variable. However, discrete ये होते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6. They are integers, they are whole numbers, they cannot be in decimal. तो मैं ये नहीं कह सकती कि 4.5 कार्स जो हैं वो आज यहाँ से इस इंटरसेक्शन पे आई थी, या इस रोड पे जो थी वो 100.5 बसेस थी। That cannot be possible. That is not possible. So ये जैसे एग्जाम्पल है कि number of children in a family can assume any value between 0 and let's say 10. So number of children in a family is a discrete number, it's a discrete value because it cannot be in decimal. And then the height of an individual can be 62, 65, 67.8, etc. It's a continuous variable. Now I'll add this over here. Dependent variable क्या होता है? Yes. Yeah, you have a question? हेलो, आपको किसी को क्वेश्चन पूछना है? अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट एंड कांस्टेंट? ओके, वेरी गुड। अच्छा, डिस्क्रीट एंड कांस्टेंट, देखिए कांस्टेंट जो है वो वेरी कर सकता है, सही है। तो फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि चलिए मैं एक बहुत आसान से एग्जांपल देती हूँ कि कंजम्पशन ऑफ फूड, किसी घर की हम मिसाल लेते हैं कि किसी घर के अंदर कंजम्पशन ऑफ फूड जो है वो डिपेंड करता है उस घर के मेंबर्स के ऊपर, ठीक है। तो अब मेंबर्स जो है वो एक वेरिएबल है। अब इससे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। डिपेंडेंट, और हम ये बहुत ज्यादा यूज करेंगे आगे, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आप लोगों के सारे मॉडल्स इस पे बेस करेंगे जो आप इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू डेवलप इन द फ्यूचर। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो दूसरे वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है, उसके अंदर चेंजेस जो आती हैं वो दूसरे वेरिएबल्स पे डिपेंड करके आती हैं। फॉर एग्जांपल कंजम्पशन ऑफ फूड इन अ हाउस होल्ड, एक घर में कितना खाना खाया जाता है ना, एक घर में कितना खाना खाया जाता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उस घर में अफराद कितने हैं, ठीक है। तो जो उस घर में अफराद हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब नंबर ऑफ पीपल do not depend upon the consumption of food, rather consumption of food is dependent upon the number of people in the household. तो ये जो नंबर ऑफ पीपल इन द हाउसहोल्ड है इट्स अ डिस्क्रीट वेरिएबल। 1 ये 1 भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकता है। आपने मॉडल डेवलप किया, आपने कहा y इज इक्वल टू, और मैं उसको एक यहाँ पे मैं आपको इसकी बताती हूँ, नई स्लाइड में यहाँ ऐड करती हूँ। ओके, न्यू स्लाइड। देखिए हम इस तरह से लिखते हैं इसको कि y इज इक्वल टू a टाइम्स x। तो ये जो x है ये डिस्क्रीट वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। दिस इज द नंबर ऑफ पीपल इन अ हाउस होल्ड। a जो है ये कांस्टेंट है, ये बदलेगा नहीं, इसकी वैल्यू वही रहेगी। ये भी वेरिएबल है, ठीक है, लेकिन ये कांस्टेंट है। और ये कांस्टेंट कैसे आता है? जब हम मुख्तलिफ हम मॉडल्स डेवलप करते हैं तो ये कांस्टेंट हमें ये बताता है कि अगर मैं ये इसको 1 या 2 या 3 या 4 करूंगी इसकी वैल्यू वही रहेगी। सो फॉर एग्जांपल इसको मैंने x को 1 है, मेरे पास y का एक आंसर आता है, x2 होता है, y का एक दूसरा आंसर आएगा। a विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये कांस्टेंट जो है वो चेंज नहीं होता, डिस्क्रीट जो है वो चेंज हो सकता है लेकिन ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, ठीक है। Did I answer your question?